Hello students, welcome to our channel अशोका बायोलॉजी। माई सेल्फ अमित तिवारी। बायोलॉजी रिवीजन क्रैश कोर्स में आज हमारा 17 चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें कुछ स्पेशल टॉपिक्स हैं जैसे कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पहले पढ़ेंगे हम लोग, फिर मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पढ़ेंगे, फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस पढ़ेंगे, फिर उनके रेगुलेशंस की बात करेंगे और फिर लास्ट में उनके डिसऑर्डर की बात करेंगे। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन उसके पहले भी एक बात है कि एज यू हैव रीड अर्लियर, ऑक्सीजन O2 इज यूटिलाइज्ड बाय ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन द सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज आल्सो रिलीज ड्यूरिंग अबव कैटाबोलिक रिएक्शन। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट O2 हैज टू बी कंटिन्यूअसली प्रोवाइडेड, हर समय चाहिए होता है to the cells, and CO2 cells have to release out from the exchange of O2। याद रखिएगा, मतलब एक बात समझ में आई कि हर समय CO2 को बाहर ले जाना है और ऑक्सीजन को अंदर लाना है। इट इज़ कॉल्ड ब्रीदिंग एंड कॉमनली नोन एज रिस्पिरेशन। एक्चुअल में ये रिस्पिरेशन नहीं होता, रिस्पिरेशन होता है बर्निंग ऑफ फूड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एब्सेंस टू एज वेल। तो फिलहाल वो दूसरी डेफिनेशन है, लेकिन अब चूंकि लिखा है तो आपको ये पढ़ना है। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। अपने चेस्ट पे हाथ रखें और आप देखेंगे कि आपका जो चेस्ट है वो अप एंड डाउन मूव करेगा। यू नो दैट इट इज़ ड्यू टू ब्रीदिंग। आप जानते हैं ये ब्रीदिंग की वजह से है। हाउ टू ब्रीथ, कैसे सांस लेते हैं। द रेस्पिरेटरी ऑर्गन एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर। आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। चलिए, रेस्पिरेटरी ऑर्गन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग वेरी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल। देखिए, जो ब्रीदिंग की मैकेनिज्म है ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होती है। कहते हैं कि अगर हम बात करें लोअर इनवर्टिब्रेट्स की, तो लोअर इनवर्टिब्रेट की अगर बात करें तो लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि मार्क करें स्पॉन्जेस, सिलेंटेट एंड फ्लैटवर्म एक्सेट्रा, एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 किससे होता है, मार्क कर लीजिएगा, सिंपल डिफ्यूजन से होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में। ये पॉइंट टिक करिएगा। और कहाँ से, पूरी बॉडी से, यानी बॉडी सरफेस से होता है लोअर इनवर्टिब्रेट्स में, ठीक है। ओके, अर्थवर्म यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म क्या इस्तेमाल करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल इस्तेमाल करता है, तो अर्थवर्म को टिक कर लीजिएगा, यूज देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। एंड इंसेक्ट टिक कर लीजिएगा, इंसेक्ट हैव द नेटवर्क ऑफ ट्यूब नोन एज ट्रैकियल ट्यूब। तो इंसेक्ट क्या यूज करता है, ट्रैकियल ट्यूब। अर्थवर्म क्या यूज करता है, क्यूटिकल, मॉइस्ट क्यूटिकल। चलिए, तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन की बात करते हैं। स्पेशल वैस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड गिल्स। गिल्स जो होता है, पहले तो गिल्स को मार्क कर लें। गिल्स के रेस्पिरेशन को बोलते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन। पहली चीज़ यही अपने आप में सवाल है कि ब्रैकियल रेस्पिरेशन नोन एज गिल्स। ओके, तो ये किसमें यूज बाय द मोस्ट ऑफ द एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, टिक करिएगा। एंड वेयर इज द मोलस्क, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड एंड मोलस्का में, तो एक्वाटिक आर्थ्रोपोड और मोलस्का में क्या इस्तेमाल होगा, गिल्स। वेयर इज वैस्कुलराइज्ड वैग लाइक लंग्स। अब लंग्स के रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं सर, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो टिक कर लीजिएगा इसको भी, दिस इज पल्मोनरी। यूज बाय द टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ, अब ये टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में होता है, ठीक है। चलिए, अमंग वर्टिब्रेट्स फिशेस यूज गिल्स, फॉर एम्फीबिया, रेप्टाइल एंड बर्ड मैमल रेस्पायर थ्रू द लंग्स। ये सवाल एक बार फिर से पढ़ देता हूँ कि अमंग वर्टिब्रेट्स अगर हम बात करें तो सारे के सारे वर्टिब्रेट, मछली एक ऐसा है जो, यानी फिशेस एक ऐसा क्लास हमारे पास है जो, या पेसीज आप कहते हैं जिसको, ठीक है, वो उसमें गिल्स और बाकी सब में क्या इस्तेमाल होगा, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल्स, सबके सब में लंग्स। एम्फीबिया के बारे में एक विशेष बात करें, एम्फीबिया लाइक फ्रॉग कैन आल्सो रिस्पायर थ्रू द मॉइस्ट स्किन, और इसे क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस स्किन। तो गिल से ब्रैकियल रेस्पिरेशन, स्किन से क्यूटेनियस और लंग से पल्मोनरी। सारे एग्जाम्पल इसके जरूर याद रखिएगा, काफ़ी समय दिया हमने इस पर। चलिए, अब बात करते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की। आपको सबको पता है कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है, फेरिंग्स की, ठीक है। मान लीजिए इस तरीके से हमने पढ़ा था और उसके बाद हमारे पास ये फेरिंग्स की बात हुई और यहाँ हमने आगे स्ट्रक्चर बनाने की बात करी। तो ये मान लीजिए हमारा फेरिंग्स वाला रीजन था। उसके बाद हमारा ये ट्रैकिया का पार्ट इधर मान लीजिए हमारा आसोफेगस चला गया, ठीक है। एक जनरल रे डायग्राम हम बात कर रहे हैं। अब इसके आगे हम बात करते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर हमारे बाद में लंग से मुलाकात होगी, ठीक है। चलिए, ओके, तो कह रहे हैं कि
भैया द पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अब अपर लिप्स की बात करें तो नेजल चैम्बर मिलेगा, नेजल पैसेज, द नेजल चैम्बर ओपन्स टू द, कहाँ, अब आप देखिएगा नेजल चैम्बर कहाँ खुलेगा, फेरिंग्स में जाके ओपन होता है, कहाँ होता है, फेरिंग्स में। द पोर्शन ऑफ विच कॉमन, मैं बात पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ डायशन में, ये वो चैम्बर है, ये वो कॉमन है जो कॉमन होता है फूड और एयर, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होता है। इतनी सी बात आप जरूर याद रखें, ठीक है। ओके, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा पार्ट मिलता है कि फेरिंग्स ओपन थ्रू द लैरिंग्स रीजन इनटू द ट्रैकिया। तो फेरिंग्स किसके थ्रू खुलता है, लैरिंग्स के थ्रू ट्रैकिया में। लैरिंग्स क्या है, एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, लैरिंग्स इज द कार्टिलेजनस बॉक्स व्हिच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन एंड नोन एज साउंड बॉक्स। शेरिंग्स को भी याद रखिएगा जो बर्ड के लिए। ड्यूरिंग शलोइंग ग्लॉटिस बगन भी, अब ग्लॉटिस क्या है सर, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया कवर्ड विद थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप नोन एज इपीग्लॉटिस। जब हम भोजन निगलते हैं तो इपीग्लॉटिस कवर कर लेता है हमारे ट्रैकिया की ओपनिंग को, जिसको ग्लॉटिस कहते हैं। ट्रैकिया इज ए स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप द मिड थोरेसिक कैविटी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि जैसे हमारा ये ट्रैकिया है तो मिड थोरेसिक कैविटी में ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ये बाइफर्केट कर जाता है। दिस लोकेशन इज T5, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अब आगे जब ये जाएगा तो इसे हम पहले क्या बोलते हैं, इसको प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फिर उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड ऑल दीज थिंग्स। तो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था। चलिए, तो ट्रैकिया इज स्ट्रेट ट्यूब मिड थोरेसिक डिवाइड, ये पॉइंट मार्क कर लीजिएगा किस जगह पे ये बाइफर्केट करेगा सर, T5 पे करेगा, टिक कर लीजिएगा, टी थोरेसिक T5 यानी T5 लिख लीजिए। लेफ्ट अप, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, ईच प्राइमरी ब्रोंकाई रिपीटेड इन, अब देखिए ये फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो आपको पता होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स एंड ब्रोंक्यूल्स टर्मिनल एज वेल। चलिए, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई, ये सवाल पूछा गया है, द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ब्रोंकाई एंड लास्ट में इनिशियल ब्रोंक्यूल, इतना तक सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। टर्मिनल ब्रोंक्यूल में ऐसा नहीं होता। ईच टर्मिनल ब्रोंक्यूल गिव राइज टू नंबर ऑफ वेरी थिन इरेगुलर वॉल वास्कुलर स्ट्रक्चर नोन एज एल्वेलाई। क्या मिलेगा सर, एल्वेलाई। एल्वेलाई एक स्पेशल स्ट्रक्चर है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई comprises to lungs. We have two lungs which are covered by the double layered pleura। कितना, डबल लेयर प्लब, तो कैसा होता है, डबल कवरिंग है, जिसके बीच में क्या भरा होता है, प्लूरल फ्लूइड। ये क्या करता है, रिड्यूसेस द फ्रिक्शन ऑन द लंग सरफेस। द आउटर प्लूरा इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक कैविटी, ठीक है। आउटर प्लूरा किससे होगा, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक। ये आपके पास डायग्राम है, आप इस डायग्राम को एक बार देख लें, जिससे कि आप किसी प्रकार की भी कन्फ्यूजन अगर है तो वो खत्म हो जाए। अब देखिए, सबसे ऊपर एपिग्लॉटिस है, कार्टिलेजनस फ्लैप है, देन उसके बाद एपिग्लॉटिस के बाद देखिए डायरेक्ट लैरिंग्स, देन ट्रैकिया। ट्रैकिया यहाँ बाइफर्केट कर रहा है इधर T5 पे, इधर कौन सा ब्रोंकाई हो जाएगा, ये हमारा लंग्स है, ठीक है, ये लंग्स है इधर, और ये बीच में कार्डियक नाच दिख रहा है लेफ्ट वाले में, ठीक है। चलिए, ये बाहर हमारी प्लूरल मेम्ब्रेन है डबल, उसके बीच में ये छोटे छोटे स्पेस दिख रहे हैं, एल्वेलाई, बीच में क्या भरा, प्लूरल फ्लूइड, और लास्ट में ब्रोंक्यूल्स, नीचे ये डायाफ्राम दिख रहा है, एंड दिस इज द लंग्स, और बीच में फिर इधर ब्रोंकाई। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या है, और ये क्या बीच में भर रखा हुआ है, हार्ट, ठीक है। चलिए सर, अब ज़रा एक बार फिर से देखते हैं। आप मैं आपको सिर्फ बोल सकता हूँ, बता नहीं सकता, फिर चलिए कोशिश करता हूँ। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आया, फिर बाइफर्केट करेगा, फिर ऐसे करते करते लास्ट तक पहुँच जाते हैं। चलिए, नेक्स्ट पार्ट इसका, लाइनिंग वर द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टेक्ट विद द लंग्स। तो आउटर थोरेसिक कैविटी से और अंदर वाली किससे, लंग्स से। द पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। कहाँ से, अब देखिए कहाँ से, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, चाहूँगा मैं इसे मार्क करें, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर के टर्मिनल, क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग पार्ट, वेयर द एल्वेलाई एंड देयर डक्ट फ्रॉम द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंजिंग पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे दो पार्ट हमको मिले, एक हमारे पास कंडक्टिंग पार्ट है, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, आप इसे नोट कर लें अलग से, और एल्वेलाई और उसके डक्ट को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज पार्ट। द कंडक्टिंग पार्ट द ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेयर एयर एल्वेलाई, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स, ह्यूमिडिफाई, इसको आप टिक कर लीजिएगा कि जो कंडक्टिंग पार्ट होता है कि जो इसमें एयर पहुंचेगी तो क्या करता है कंडक्टिंग पार्ट, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई एंड आल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। मान लीजिए ज़्यादा है तो उसको बॉडी टेम्परेचर के आसपास ले आएगा। एक्सचेंज पार्ट इज द साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक। इसको आप ज़रूर अच्छे से याद रखें कि कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन मैं एक बार फिर से मार्क कर देता हूँ, इस कंडक्टिंग पार्ट एंड दिस इज द एक्सचेंज पार्ट, दोनों का फंक्शन अलग अलग है,
ठीक है, चलिए। द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर विच इज एनाटॉमिकली इन एयर टाइट चैम्बर। थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड डॉर्सली बाय द वेंट्रल कॉलम। टिक कर लीजिएगा। थोरेसिक चैम्बर कैसे बनता है, तो कैसे बनता है, डॉर्सली बाय वेंट्रल चैम्बर, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स एंड लोअर साइड डायाफ्राम। ठीक है, टिक कर लीजिएगा। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स थोरैक्स सच दैट एनी चेंज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड। ऐसा कुछ बनाया गया है कि अगर थोड़ा सा भी चेंज होगा तो वो तुरंत रिफ्लेक्ट हो जाएगा लंग कैविटी में या पल्मोनरी कैविटी में, जो हमें मदद करेगा आगे ब्रीदिंग में या रिस्पिरेशन में। अब रिस्पिरेशन के 5 स्टेप्स होते हैं बेसिकली, उन्हें हमें सीक्वेंस से याद करना है। पहला, ब्रीदिंग रिस्पिरेशन इन्वॉल्व। पहला, ब्रीदिंग और पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय एटमॉस्फेरिक एयर इज ड्रॉन इनटू CO2 एंड रीच एल्वुलर एयर रिलीज आउट। तो ठीक है, पहला क्या होगा, एल्वुलर एयर पहुंचेगा, यानी एटमॉस्फेरिक एयर पहुंचे एल्वुलर एयर के पास, वहाँ से CO2 निकले और उसके पास ऑक्सीजन जाए। फिर क्या होगा, तो मान लीजिए इस तरीके की बात कर दें, यहाँ पहुँच गया और ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पहुँच गई, पहली बात कर रहे हैं, और यहाँ से CO2 चली गई। अब इसके बगल में कौन सी ब्लड कैपिलरीज गुजर रही होगी, इसके पास पहुँचे ब्लड, ठीक है, इसके पास पहुँचे, तो डिफ्यूज़न ऑफ गैसेस CO2 और O2 का डिफ्यूज़न होगा। ठीक है, इस तरीके की बात करें, किसके क्रॉस, एल्वुलर मेम्ब्रेन। देन उसके बाद फिर जो यहाँ पहुँचेगा वो टिश्यू के पास तक जाएगी और टिश्यू से वापस आएगी, तो डिफ्यूज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, देन डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड सो पहली बार क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 एल्वुलर मेम्ब्रेन, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे ब्लड के थ्रू, फिर टिश्यूज़ में जाके वहाँ हम एक्सचेंज कराएंगे, और उसके बाद फिर जो ऑक्सीजन पहुँचेगी वो यूटिलाइज होगी इन द कैटाबॉलिक रिएक्शन, जो हमने रिस्पिरेशन इन प्लांट्स में पढ़ा था। अब आइए मैकेनिज्म, कैसे अंदर एयर जाएगी। तो आपको सबने पढ़ रखा होगा, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन, दो चीज़ें होती हैं। इंस्पिरेशन क्या होता है और एक्सपिरेशन क्या होता है, तो देखते हैं क्या होता है। करें, इंस्पिरेशन क्या होता है कि ड्यूरिंग विच इसमें क्या होता है कि अंदर एयर जाती है, और एक्सपिरेशन में एयर बाहर जाती है, रिलीज आउट होती है। तो मूवमेंट ऑफ एयर एंड आउट, एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कैरिड आउट द क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट। टिक कर लीजिएगा कि जो अंदर और बाहर की बात कर रहे हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, तो प्रेशर ग्रेडियंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। हु इज रिस्पॉन्सिबल, प्रेशर ग्रेडियंट। कौन करता है सर, प्रेशर ग्रेडियंट बिटवीन द लंग्स एंड चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें क्या है, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब इसको ऐसे समझते हैं, अगर लंग्स के अंदर का प्रेशर जो है वो कम हो जाए और बाहर का प्रेशर बढ़ जाए तो एयर अंदर आ जाएगी, ऐसा हम समझते हैं, दिस इज द इंस्पिरेशन। और अगर, तो ये पॉइंट आप टिक कर लीजिएगा कि इंस्पिरेशन कब होता है, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर क्या हो जाए, घट जाए, देयर इज नेगेटिव प्रेशर, घटाने की बात कर रहे हैं। सिमिलरली एक्सप्रेशन कब होगा, जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ जाए और बाहर का प्रेशर घट जाए। तो डायाफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेटअप ऑफ मसल्स, एक्सटर्नल and internal intercostal muscle between the ribs help in the such generation of the such gradient. ठीक है, inspiration is initiated by contraction in the diaphragm which increases the volume of thoracic chamber in the anterior posterior। अगर बात करें तो इस तरीके से ऊपर भी बढ़ाएगा और नीचे बढ़ाएगा, दिस इज द anterior posterior axis। जबकि द contraction of the external intercostal muscle lift of the ribs, ठीक है, ये क्या करती है, रिब्स को ऊपर उठा लेगी, और अगर रिब्स को ऊपर उठा लेगी, स्टर्नम कॉजेज इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक चैम्बर द डार्सो वेंट्रल एक्सिस। किस एक्सिस में, तो डार्सो, दोनों तरफ से बढ़ रहा है, अप एंड डाउन एंड डार्सो वेंट्रल एज वेल। तो ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक वॉल्यूम कॉजेज सिमिलर इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम। तो थोरेसिक अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगी, पहले थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करेगा देन पल्मोनरी वॉल्यूम इंक्रीज करेगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस और डार्सोवेंट्रल एक्सिस दोनों में हमने वॉल्यूम को बढ़ा लिया है, तो प्रेशर अपने आप घट जाएगा। तो इन इंक्रीज इन द पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, आप टिक कर सकते हैं इसको, इंक्रीज पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, और जिससे कि क्या होगा, बाहर की एयर अंदर आ जाएगी, और नोन एज इंस्पिरेशन। अब रिलैक्सेशन होगा तो क्या होगा, तो रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम, टिक करें, रिलैक्सेशन ऑफ द डायाफ्राम एंड internal intercostal muscle return the diaphragm and sternum to their normal position and reduces the thoracic volume and thereby the pulmonary volume. This lead to the increase the intrapulmonary pressure to slightly above। क्या होगा, slightly above मतलब थोड़ा सा बढ़ जाएगा। किस कंडीशन की बात कर रहे हैं सर, कब बढ़ जाएगा, ये ज़रा नोट करिएगा।
एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा कि दिस लीड टू द इंक्रीज द इंट्रापल्मोनरी प्रेशर टू स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉजिंग द एक्सपल्जन। तो इससे क्या होगा, एक्सपिरेशन हो जाएगा। वी हैव द एबिलिटी ऑफ द इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ, टिक कर लीजिएगा, हमारे पास ये क्षमता होती है कि एबिलिटी कर मतलब स्ट्रेंथ को बढ़ा घटा सकते हैं। एडिशनल मसल इन द एब्डोमिनल, ये एक्स्ट्रा एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। एडिशनल मसल अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हम फोर्सफुल एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो फोर्सफुल एक्सप्रेशन एक्टिव प्रोसेस, इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, डीप इंस्पिरेशन एक्टिव प्रोसेस, एक्सप्रेशन पैसिव प्रोसेस। इतनी बात याद रखिएगा। कैसे हुआ इंस्पिरेशन, पल्मोनरी वॉल्यूम, हमने पहले थोरेसिक वॉल्यूम बढ़ाया, पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ गया तो क्या हो गया, इंस्पिरेशन। आप जरा चाहें तो ये डायग्राम जरा देख लें दोनों, फिर हम आगे बात करते हैं। ये देखिएगा, इसमें एयर इंटर कर रही है क्योंकि वॉल्यूम क्या हो गया है, बढ़ गया है सर। इधर भी रिप्स ऊपर उठ गई है, डायाफ्राम नीचे गया तो स्पेस बढ़ गया, तो यहाँ का ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ गया, प्रेशर घट गया तो एयर अंदर आ गई। ठीक है, दूसरे केस में बात करें, दूसरा एग्जाम्पल तो वो इंस्पिरेशन का था। यहाँ पे देखिएगा ये वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है क्योंकि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ रहा है, ये भी वापस जा रहा है, ओवरऑल वॉल्यूम घट रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, घट रहा है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एयर जो आई थी वो बाहर चली जाएगी। चलिए, तो ये तो था इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की बात। अब आइए आगे बात करते हैं। एक पॉइंट इसमें बचा था कि ऑन एन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन की अगर बात करें तो 12 से 16 बार प्रति मिनट वो सांस लेता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द मूवमेंट कैन बी इनिशिएटेड बाई, कैसे माप सकते हैं, स्पायरोमीटर का इस्तेमाल करके। तो स्पायरोमीटर से चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। अब ये क्या होता है सर, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम है, रिस्पायरेटरी कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम। अब देखिए हम 12 से 16 बार सांस ले सकते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल वर्ड को याद कर लीजिएगा, 500 ml होता है। 1 मिनट में अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60, 14 25 80, 6000 से 8000 ml प्रति मिनट। ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाई ए फोर्सफुल इंस्पिरेशन। तो 500 हम पहले ले सकते थे, अंदर खींच सकते थे, उसके बाद प्लस 2500, ये जो प्लस हमने लगाया ये प्लस क्या है, 2500। तो एवरेज वॉल्यूम जो हम मैक्सिमम फोर्सफुली अंदर ला सकते हैं उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी। तो फिर से बोल दे रहा हूँ, एडिशनल वॉल्यूम, ये वर्ड याद रखिएगा, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। नॉर्मली करेगा तो 500, एडिशनल करेगा तो 2500 से 3000। एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन एक्सपायर, तो इसे क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और अगर हम IRB को और TB को जोड़ दें, प्लीज़ फोकस करना, तो उससे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। और अगर ERB को और अगर TB को जोड़ दें तो उसे बोलते हैं इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। ये बात याद रखिए, आगे डायरेक्ट बोल दूंगा। चलिए, अगला है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है, कितनी भी मेहनत कर लें, लंग्स से जो हवा ना निकले बाहर, तो द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सप्रेशन के बाद जो भी एयर अंदर रह जाए उसे बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml। बाई एडिंग अप विद फ्यू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब अबव वन कैन। अब आगे कुछ पल्मोनरी कैपेसिटी की बात कर रहे हैं। कैपेसिटी क्या है, दो तो हमने आपको पहले बता दिया सब। पहली कौन सी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब इंस्पायरेटरी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर कैन पर्सन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सप्रेशन। TB और प्लस ERB दोनों जोड़ दीजिएगा तो 500 प्लस 2500 से 3000, तो वो 3000 से 3500 आएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। आप इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दीजिए और टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दीजिए। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इंपॉर्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट बट रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। तो भैया ये बात याद कर लीजिएगा, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद जो बचा रह जाए उससे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और फोर्सफुल के बाद जो बचा रह जाए उससे रेजिडुअल वॉल्यूम। इंपॉर्टेंट वैल्यू है ERB प्लस RB। वाइटल कैपेसिटी क्या है, इसकी डिफिनेशन जरा सुनिएगा, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन। वो मैक्सिमम वैल्यू जिसे एक पर्सन फोर्सफुली एक्सपायर कर सके, कब, आफ्टर, मार्क कर लीजिएगा, आफ्टर फोर्सफुल इंस्पिरेशन के बाद वैल्यू कितनी आएगी, IRB TB प्लस IRB। इसकी वैल्यू होती है 4600, याद रखिएगा, 4600 कितनी होती है, 4600, मार्क कर लीजिएगा। एक और है टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी क्या होती है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर एकोमोडेट इन द लंग्स एट द एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। तो मैक्सिमम वैल्यू जो कि एक लंग्स में एकोमोडेट हो सकती है
आरबी, ईआरबी, टीबी एंड आईआरबी टोटल जोड़ लीजिएगा, या यूँ कह सकते हैं वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को जोड़ लीजिएगा तो 4600 प्लस लगभग 1000 से 1100 मतलब 5800 के आसपास ये वैल्यू होती है 1800 ml। ठीक है, चलिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस की अगर बात करें तो एल्वेलाई आर द प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस आल्सो अकर्स बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है किसके बीच में होता है? टिश्यूज और ब्लड के बीच में। O2 एंड CO2 एक्सचेंज इन दीज साइट्स बाय द सिंपल डिफ्यूजन। ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट अभी किस आधार पे होता है? प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक पॉइंट और मार्क कर लीजिएगा। तो एक लास्ट में एक बात है भैया कि ऑक्सीजन और CO2 का जो एक्सचेंज है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस टिक करें एंड द थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व द डिफ्यूजन आल्सो सम इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन को प्रभावित करते हैं। ठीक है, प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस। आपकी केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा कि प्रेशर गैस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रेशर कंट्रीब्यूट बाय द इंडिविजुअल गैस इन द मिक्सचर ऑफ गैसेस कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। क्या बोलते हैं? पार्शियल प्रेशर बोला जाता है और रिप्रेजेंटेड बाय जैसे PO2 के ऑक्सीजन के लिए, PCO2 CO2 के लिए। आइए इनकी ये पॉइंट आप अच्छे से मार्क कर लेना, कम भी पढ़ते हैं तो मार्क कर लेना। रेस्पिरेटरी गैसेस में एटमॉस्फेरिक एयर में 159, एल्वेलाई में 104, ब्लड डीऑक्सीनेटेड में 40, इसमें 95, टिश्यूज में 40, CO2 0.03, एल्वेलाई में 40, 45, 40 एंड 45। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये ज़रा स्ट्रक्चर देखिएगा, इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत होती है। आप देखिए, एयर इंटर कर रहा है, पहले एयर इंटर किया, इंस्पिरेशन से 104 ml कहाँ, 104 mmHg कहाँ पर है? एल्वेलाई में। ठीक है, उसके बाद ये जो एयर है वो कहाँ पहुँचता है? ये वाया पल्मोनरी वेन हार्ट के पास, हार्ट फिर इसको टिश्यूज़ को भेज देता है। तो यहाँ पे कितना है? टिश्यूज़ में 95 है जब पहुँच रहा है, जिस समय जा रहा है। टिश्यूज़ में पहुँचेगा तो कितना? 40 हो जाएगा। डीऑक्सीनेटेड ब्लड में कितना हो जाएगा? 40, वापस फिर पहुँच जाएगा। तो ये पूरी मैकेनिज्म है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम में भी एक बार पढ़ा जाता है। एल्वेलर एयर से एयर पहुँच गई, ऑक्सीजन कहाँ जा रहा है? आप देखिएगा, एरो देखते रहिएगा, ऑक्सीजन पहुँच रहा है धीरे धीरे फिर टिश्यू के पास, फिर टिश्यू से वापस चला जाता है। तो आप सब जगह पे टिक कर लीजिएगा कितना कितना दिया हुआ है। पीछे जो है चार्ट उसी की बात कर रहे हैं। ए ग्रेडियंट इज प्रेजेंट CO2 इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड एंड ब्लड टू एल्वेलाई एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2। टिक कर लेना, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 जो होता है वो 20 से 25 गुना ज़्यादा है ऑक्सीजन की कंपेयर में। द अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ये डिफरेंस की वजह से होता है, सॉल्युबिलिटी थोड़ी ज़्यादा भी होती है। जरा ये वाला डायग्राम भी देख लीजिएगा, ये एल्वेलाई, दिस इज द एल्वेलर कैविटी, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन, एंडोथेलियम, कैपिलरीज, स्क्वेमस एपिथेलियम, ब्लड वेसल्स की जो एपिथेलियम होती है स्क्वेमस ही होती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आपको याद करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही वो जगह है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस मतलब गैसेस का एक्सचेंज होता है। एल्वेलर कैविटी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है ये। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 3 मेजर लेयर। नंबर 1 स्क्वेमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई, नंबर 2 एंडोथेलियम ऑफ एल्वेलर कैपिलरी, और नंबर 3 बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये भी पूछते हैं कि जो ये है, ये जिससे हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है इसकी थिकनेस कितनी होती है? तो ये 1 मिलीमीटर से कम होती है। आगे कहीं ना कहीं लिखा होगा कि द टोटल थिकनेस इज मच लेस देन 1 मिलीमीटर। देयरफॉर ऑल फैक्टर इन आवर बॉडी फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन ऑफ O2 फ्रॉम द एल्वेलाई टू टिश्यू एंड द CO2 फ्रॉम टिश्यू टू एल्वेलाई। 2 बार डिफ्यूजन होता है, तो पहली बार एल्वेलाई में पहुँचेंगे, फिर एल्वेलाई में डिफरेंट एक्सचेंज होगा, फिर ब्लड से जाएंगे टिश्यूज़ के पास, टिश्यूज़ में फिर एक्सचेंज होगा, फिर वापस आएंगे। ठीक है, तो ये डायग्राम आपको पता होना है, डायग्राम ऑफ द सेक्शन पल्मोनरी कैपिलरीज अलोंग विद। तो अगला जो स्ट्रक्चर हमारा है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब देखिए, अब तक हमने क्या किया, हमने एल्वेलाई में ऑक्सीजन को बुलाया बाहर से, एटमॉस्फेयर से, फिर उसके बाद ब्लड से उसका एक्सचेंज किया ऑक्सीजन और CO2 का, अब उसको पहुंचाएंगे टिश्यूज़ के पास। तो देखिए, ब्लड इज मीडिया फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। 97% अगर O2 की बात करें तो 97% O2 जो आपका है वो RBC के थ्रू जाता है, 3% प्लाज्मा के थ्रू जाता है। टिक कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में। नेरली 20 से 25% CO2 थ्रू RBC, 70% थ्रू बाइकार्बोनेट। मार्क कर लीजिएगा, फिर से वो 70% O2 ट्रांसपोर्ट वाया RBC, 3% प्लाज्मा, 20 से 25% CO2 ट्रांसपोर्टेड वाया RBC एंड 70% वाया बाइकार्बोनेट। टिक कर लीजिएगा, 70% बाइकार्बोनेट के द्वारा। ठीक है, और 7% प्लाज्मा के द्वारा। भैया इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। चलिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की अगर बात करें तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में क्या है? हीमोग्लोबिन इज रेड कलर्ड एंड आयरन, रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। क्या है ये?
रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट। ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है रिवर्सिबल मैनर में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। किस मैनर में? रिवर्सिबल मैनर में। क्या मतलब बाद में छोड़ दे, इसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल मैक्सिमम 4 मतलब एक हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है, ठीक है। इसके लिए अब ऐसा नहीं कि ऐसे कभी भी हो जाएगा ये, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ O2। ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग हीमोग्लोबिन के साथ मुख्यतः ऑक्सीजन से डिपेंड करती है। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफेयर दिस बाइंडिंग। और लास्ट में जब बाइंडिंग होगी तो एक कर्व मिलेगी, दिस कर्व इज नोन एज सिग्मॉइड। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑक्सीजन, CO2 भी इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इज O2। सिग्मॉइड कर्व इज वन परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इज प्लॉटेड अगेन द। अब देखिए ये आपका परसेंटेज सेचुरेशन है और ये इधर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है। इसका प्लॉट देखेंगे तो ये जो कर्व आया है सिग्मॉइड है, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, ठीक है। एंड एक बेहद इंपॉर्टेंट कि अब देखिए दो बातें हैं। हीमोग्लोबिन, एक सीधी सी बात करें, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ज़्यादा तो और नहीं समझा सकते। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कहाँ जुड़ेगा? जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा। और कहाँ टूटेगा? ये होते, इसे बोलते हैं एसोसिएशन। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कब छोड़ेगा? जहाँ ऑक्सीजन कम होगा। ओके, इतनी बात याद रखना, कभी रटना मत इसको। तो कह रहे हैं कि in the alveoli where the high partial pressure of O2, low CO2, less pH concentration, less temperature, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे it is favorable for oxyhemoglobin formation, whereas टिश्यू, कहाँ पे? टिश्यू में जहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कम होता है, CO2 ज़्यादा होता है, H+ ज़्यादा होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ पे ये डिसोसिएशन को फेवर करता है, समझ लेना। यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट कहाँ होगा? जहाँ CO2 ज़्यादा होगा, जहाँ H+ ज़्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा। और एसोसिएट कहाँ होगा? जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, कंपेरेटिवली CO2 कम होगा। चलिए, आपको बात यहाँ तक समझ में आ जानी चाहिए। और जब CO2 ज़्यादा होगा तो कर्व राइट शिफ्ट करेगा, P50 वैल्यू बढ़ जाएगी, इतना मैं ज़रूर बोल देता हूँ। This clearly indicate that oxygen get bound to hemoglobin in the lung surface and get dissociated in the tissue। एक बेहद इंपॉर्टेंट बात निकल के आई कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करेगा लंग में और डिसोसिएट करेगा टिश्यू में। और एक बात याद रख लेना यहाँ पे कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो ठीक है, 100 ml जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो 5 ml ऑफ ऑक्सीजन को डिलीवर करता है, 15 ml को नहीं करता सर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में, एक्सटेंसिव में फिर वो मसल के लिए बचा के कुछ ना कुछ रख लेता है कि बाद में काम आएगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो CO2 इज कैरिड बाई, अब जैसे हमने ऑक्सीजन की बात करी तो CO2 इज कैरिड बाई द हीमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन, 20 से 25% जिस बात करी थी। दिस बाइंडिंग रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मेजर फैक्टर बाइंडिंग। अब यहाँ काम हो जाएगा, व्हेन CO2 इज हाई एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लो एज अ टिश्यू, मोर बाइंडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अकर्स। अब ये भी आपको पता है भाई, बाइंडिंग वहीं होगी उसकी जहाँ CO2 ज़्यादा होगा। व्हेन द CO2 इज लो, ऐसा कहाँ होता है? एल्वेलाई में। तो एल्वेलाई ऑक्सीजन का उल्टा केस होगा CO2 के लिए, इतना काफ़ी है। ये क्या बनाएगा? अगर CO2 ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड H2O के साथ तो वहाँ पे आपको मिलता है HCO3, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो कार्बन हीमोग्लोबिन की बात होगी। CO2 which is bound to hemoglobin from the tissue is delivered at the alveoli। अंडरस्टूड है सर। RBC कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेस, टिक कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बायोमोलिक्यूल में पढ़ लीजिएगा जाके। माइन्यूट क्वांटिटी ऑफ सेम इज प्रेजेंट इन प्लाज्मा 2, दिस इज फैसिलिटेट दिस रिएक्शन। ये पूरी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, CO2 H2O H2O, ठीक है। एट द साइट फॉर द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म, CO2 डिफ्यूजन टू द ब्लड, CO2 कहाँ पहुँचता है? ब्लड में पहुँचेगा, प्लाज्मा में, और HCO3 फॉर्मेशन करेगा अलॉन्ग विद H+। एट द एल्वेलर साइड ऑफ CO2 इज लो, द रिएक्शन प्रोसीड इन अपोजिट डायरेक्शन लीडिंग द फॉर्मेशन ऑफ CO2 एंड H2O। तो ये रिवर्सिबल मैनर में ये भी होती है, ठीक है। CO2 ट्रैप्ड बाई कार्बोनेट द टिश्यू लेवल एंड ट्रांसपोर्ट टू द एल्वेलाई एंड रिलीज द CO2। एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर्ड 4 ml। तो भैया CO2 जो है 100 ml CO2 वो 4 ml दे रहा है और ऑक्सीजन कितना दिया था? 5। ये बात याद रखना। चलिए सर, रेगुलेशन ऑफ रिस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रिस्पिरेशन के रेगुलेशन की अगर हम बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग हैव ए सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रिस्पिरेटरी रिदम। इंसान के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि वो रिस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सकता है। तो ये पॉइंट टिक कर लीजिएगा।
दिस इज डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ओके, ए स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन, मेडुला रीजन में होता है, जिसे रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर कहते हैं, विच इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन। तो ये जो मेडुला रीजन में हमारे पास एक रिस्पिरेटरी रिदम सेंटर है, आप टिक कर लें, जो कहाँ पाया जाता है, मेडुला में। ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, किसके लिए जिम्मेदार है। ओके, अनदर सेंटर प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन कॉल्ड न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो न्यूमोटैक्सिक सेंटर हमारे पास कहाँ है, पॉन्स रीजन में। रिस्पिरेटरी सेंटर कहाँ है, मेडुला रीजन में। ठीक है, न्यूरल सिग्नल फ्रॉम द सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ द इंस्पिरेशन एंड देयर बाई अल्टर द रिस्पिरेटरी रेट। ये भी पॉइंट टिक कर लीजिएगा। ए कीमोसेंसिटिव एरिया इज just adjacent to the rhythm center which is highly sensitive to CO2 and hydrogen है। increased these substance can activate this center। अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें CO2 बढ़ेगा, एडजस्टेंट बढ़ेगा, मतलब हाइड्रोजन बढ़ेगा। भाई कैसे पता चल जाता है ब्लड के माध्यम से बॉडी को कि CO2 बढ़ रहा है, तो कैसे क्या होगा। तो जब CO2 बढ़ता है तो इन सेंटर को एक्टिवेट कर दिया था कि हमें ऑक्सीजन और चाहिए होती है। ठीक है, तो इससे हम मेंटेन कर लेते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन की कमी पड़ रही है तो और ऑक्सीजन चाहिए, थोड़ा और तेज सांस लेना शुरू कर देते हैं। तो इंक्रीज इन दिस सबस्टेंस कैन एक्टिवेट द सेंटर व्हिच टर्न इन द कैन सिग्नल द रीजन सेंटर टू मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रेस्पिरेटरी प्रोसेस बाय व्हिच दिस सबस्टेंस कैन बी एलिमिनेटेड। तो मान लीजिए CO2 बॉडी में ज़्यादा हो गया तो उसे निकालना है, इसलिए सांस तेज देना पड़ेगा। ठीक है, उसको बदले में कंपनसेट भी करना होता है। रिसेप्टर एसोसिएटेड विद द एओर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्टरी आल्सो कैन रिकॉग्नाइज द CO2 एंड H+। यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, याद रखिएगा। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि CO2 बढ़ेगा तो तेज करेंगे या फिर H+ बढ़ेगा तो तेज करेंगे। ठीक है, ऑक्सीजन का यहाँ कोई रोल नहीं है रेस्पिरेशन में। तो यहाँ पे 4-5 सवाल इंपॉर्टेंट है जिसे आप याद रखिएगा कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर क्या है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल करता है रेगुलेशन के लिए, मेडुला में पाया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉन्स रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर है, ये मॉडरेट करता है फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी से, मतलब सेंटर को। तो मुख्यतः मेडुला और उसके बाद अब घटाने बढ़ाने की बात न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और इसको कब इफेक्टेड होता है तो CO2 और H+ की कंसंट्रेशन की वजह से मेनली, ऑक्सीजन का यहाँ कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है। चलिए, अब इतनी बात हमारी हो गई कि पूरा सिस्टम, अब जब ऑक्सीजन पहुंच जाएगा टिश्यू को तो फिर वहाँ पे कैटाबॉलिक रिएक्शंस होंगी और CO2 को वहाँ से निकालने की बात करी जाएगी। तो 4-5 पॉइंट थे हमारे, सारे हो गए। अब आइए डिसऑर्डर की बात करें। तो डिसऑर्डर ऑफ द रिस्पिरेटरी सिस्टम, एक डिसऑर्डर होता है एस्थमा। यहाँ पे हर शब्द पूछा जाता है। एस्थमा, एस्मा भी बोलते हैं हिंदी, उसको ध्यान रखिएगा। इसमें सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग होता है ड्यू टू इन्फ्लामेशन। ठीक है, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्योस, तीनों अलग अलग सवाल हैं। डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, कॉजिंग वीजिंग, और किस वजह से, ड्यू टू इन्फ्लामेशन। और ये एक और यह पॉइंट लिख लीजिएगा, ये एलर्जी एक प्रकार की। ठीक है, आप इसे अलग से नोट कर लें, ये एक प्रकार की एलर्जी भी है। इसमें अब एलर्जी है तो IgE का लेवल बढ़ जाएगा। एम्फाइसीमा एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है, पहला पॉइंट। एल्वेलर वॉल इसमें डैमेज कर जाती है, जैसे बोल रहा हूँ आप पैसे मार्क करिएगा। रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाता है, और वन ऑफ द मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। तो क्रॉनिक डिसऑर्डर, एल्वेलर वॉल डैमेज कर जाएगी, रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया घट जाएगा, मेजर कॉज फॉर द सिगरेट स्मोकिंग फॉर द एम्फाइसीमा। चलिए अगली बात करें, अगला पॉइंट डिस्कस करें इसमें। तो इसके बाद बात करते हैं ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर की। तो इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग द ग्राइंडिंग और द स्टोन ब्रेकिंग, जो लोग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग की उसमें जगह पे काम करते हैं इंडस्ट्री में, सो मच डस्ट इज प्रोड्यूस दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। तो काफ़ी लंबे समय तक अगर इसके संपर्क में रहेंगे तो फाइब्रोसिस हो जाएगी उनको, प्रोलिफरेशन ऑफ द फाइब्रोटिक टिश्यू, एंड दिस कॉजेज सीरियस लंग डैमेज। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड वेयर प्रोडक्टिव मास्क। आजकल तो मास्क का ही फैशन है। देखिए, मैं एक बार चाहता हूँ कि एक समरी से पूरा एक बार इसको जल्दी से आपको रिवाइज करा दूँ पूरा, कि आप एक बार पक्का कर लें कि एकदम पक्का हो गया, भूलेगा नहीं कभी। तो जल्दी से 2 मिनट और लगेगा। सेल यूटिलाइज द ऑक्सीजन फॉर द मैकेनिज्म प्रोड्यूसेस एनर्जी अलॉन्ग विद द सब्सटेंस। ठीक है, like carbon dioxide which is harmful. Animal have evolved different mechanism for the transport of oxygen to the cell for the remove। अब देखिए, एनिमल ने एक सिस्टम बना रखा है जिससे ऑक्सीजन अंदर लाएगा और CO2 बाहर ले जाएगा। द फर्स्ट स्टेप इज द रेस्पिरेशन इज ब्रीदिंग बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इंस्पिरेशन। Alveolar air is released of the expression, exchange of O2 and CO2 between the deoxygenated blood and alveoli, transport of these gases throughout the body by blood। ठीक है, exchange of O2 and CO2 between the oxygenated blood and tissue and utilization of the O2 by the cell is cellular respiration are the other steps as well। तो पहले हम exchange करेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर exchange करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे। तो पहला ट्रांसपोर्ट कहाँ, एक्सचेंज कहाँ होगा, एल्वेलाई में। दूसरा एक्सचेंज कहाँ होगा,
टिश्यू में, याद रखिएगा। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन कैरिड बाय क्रिएटिंग प्रेशर ग्रेडियंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट था हमारा, बताया था मैंने आपसे पीछे, ठीक है। और ये डायफ्राम और मसल्स की वजह से होता है। स्पायरोमीटर को भी आपने याद रखा होगा। एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 एल्वेलाई एंड टिश्यू अकर्स बाय डिफ्यूजन, दोनों जगह किससे होता है? डिफ्यूजन से। रेट ऑफ द डिफ्यूजन इज डिपेंड अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2, ये भी हमने पीछे आपसे कहा था, ठीक है। और भी कुछ फैक्टर्स हैं जो इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। फिर उसके बाद ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड मेनली एट द ऑक्सीमोग्लोबिन इन द एल्वेलाई व्हेयर CO2 इज हायर। O2 गेट्स बाउंड टू हीमोग्लोबिन व्हिच इज इजीली डिसोसिएटेड द टिश्यू, जहाँ पे ऑक्सीजन कम होगा, और CO2 और H+ हायर होगा। नियरली 70% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड बाइकार्बोनेट हेल्प द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज, 20 से 25% हीमोग्लोबिन कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन के रूप में, जहाँ पे CO2 ज़्यादा होता है, ठीक है। Respiratory rhythm is maintained by the respiratory rhythm center medulla. A pneumotaxis center in the pons region of the brain and the chemosensitive area in the medulla can alter the respiratory mechanism. तो pneumotaxis center और chemosensitive area ये मेडुला में और दूसरा पॉन्स में, तो ये कहीं ना कहीं रिस्पिरेटरी मैकेनिज्म को अल्टर करता है। तो ये तो थी पूरी कहानी ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस की, जो हम लोगों ने अब तक पढ़ा। तो इट्स ऑल अबाउट फॉर द ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आप इसके क्वेश्चंस भी प्लेलिस्ट में जाके सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं, इस एग्जाम्पलर भी सॉल्व कर लेते हैं, तो यू विल बी बेनिफिटेड। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन ऑफ द डिस्कशन देन यू कैन टेक्स्ट मी, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।